सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं किससे, हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम में हम सब जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या प्रणाली कहते हैं। संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या प्रणाली। तो हम पहले इसके बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। नंबर सिस्टम के चैप्टर के बारे में हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। जैसे कि हम पहले सबसे पहले पता लगाते हैं डिजिट्स। डिजिट्स क्या होती है? डिजिट्स क्या होती है हमारी? डिजिट्स को हिंदी में बोलते हैं अंक। डिजिट्स को हिंदी में बोलते हैं हम अंक। तो टोटल क्या होता है? 10 डिजिट्स होती है। टोटल कितनी डिजिट्स होती है? 10 डिजिट्स होती हैं। कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सारी हमारी क्या है? डिजिट्स। डिजिट्स कितनी होती है? केवल 10। तो इनके अलावा कोई डिजिट्स होती है? इनके अलावा कोई डिजिट्स होती है? तो नहीं, क्योंकि सिंगल जो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं? सिंगल नंबर को क्या कहते हैं? डिजिट्स। अगर जो 2 डिजिट्स मिल जाए, जैसे कि हम बोल दें 11, तो वो हमारा क्या बन जाता है? वो न्यूमरल बन जाता है। वो डिजिट्स नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? हमारा न्यूमरल। NUM न्यूमरल्स। न्यूमरल्स क्या होता है? हमारा अंकों का संगठन। अंकों का संगठन। संगठन मतलब कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स। ग्रुप ऑफ डिजिट्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजिट्स। ग्रुप ऑफ डिजिट्स जैसे कि 1 to 12 हो गया, 343, 421, कुछ भी ऐसे कुछ भी लिख लो, तो वो क्या हमारा हो गया? ग्रुप ऑफ डिजिट्स। वो क्या हो गया? हमारा न्यूमरल। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6, 5, 3, 2, 8। ये हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया। तो हम क्या करते हैं? इनको कैसे लिखते हैं? हमने पढ़ा है पहले भी, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ऐसे ही हम पूरा लिखते हैं। तो हम वंस को क्या लिखते हैं? वंस को हम लिखते हैं 10 की पावर 1, 0। 10 की पावर 0 लिखते हैं हम वंस को, क्योंकि 10 की पावर 0 क्या होता है? 1। ठीक है, तो मतलब कि सिंगल प्लेस पे होता है। फर्स्ट प्लेस पे क्या होता है? 10 की पावर 0। 10 को लिखते हैं 10 की पावर 1, 100 को 10 की पावर 2, 1000 को 10 की पावर 3, 10,000 को 10 की पावर 4, और ऐसे ही आगे चलते जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर है? तो अब हम आगे करते हैं। अब इसमें क्या होता है? 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक होती है प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। ये 2 चीज़ें हमें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इसमें, नंबर सिस्टम चैप्टर में, और इसके ऊपर कई क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को हम लोकल वैल्यू भी कहते हैं। प्लेस वैल्यू को हम लोकल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है। तो प्लेस वैल्यू में हम सबसे पहले फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं, 6, 5, 3, 2, 8। हमने एग्जांपल ले लिया। अब हम जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे 6 में बोल देंगे कि 6 की प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू बताइए, तो क्या होगी? तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? पहले बताइए, प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू क्या होगी? तो इसकी प्लेस वैल्यू लोकल वैल्यू का कैसे पता लगेगा? 6 मल्टीप्लाई 1, 10, 100, 1000, 10,000 पे, तो इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 60,000। प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 6 की 60,000। 3 की अगर जो बोलने लग जाए हम कि 3 की, इस नंबर में 3 की प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू क्या होगी? तो 3 कितने पे है? 1, 10, 100 पे है, 100 पे है। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल्स टू 300। ये हो गई हमारी इसकी प्लेस वैल्यू। अब हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू क्या होती है। फिर फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मूल्य। स्थानीय
स्थानीय मूल्य, स्थानीय मूल्य। और फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। फेस वैल्यू को हम बोलते हैं अंकित मूल्य। फेस वैल्यू का तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हमने सेम एग्जांपल ले लिया ऊपर की तरह 6 5 3 2 8 एग्जांपल ले लिया। तो अब इसमें बोला इन्होंने कि प्लेस वैल्यू, तो हमने बता दिया था 3 की प्लेस वैल्यू हमारी ये निकल गई थी। अब इन्होंने बोला फेस वैल्यू क्या होगी इसमें 3 की, तो हम क्या बोलेंगे, जो नंबर है ना वो खुद ही क्या है, वो उसका फेस है, वो उसकी फेस वैल्यू है। जैसे हमने 3 की फेस वैल्यू बतानी है तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 ही हो गया। 6 की फेस वैल्यू बतानी है तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6। जो नंबर है उस वो खुद ही उसके क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। अच्छा, अब इन नंबर को लिखने के तरीके होते हैं। अब जैसे हमने बोल दिया 1 10 100 1000 10,000 मिलियन, तो लाख 10 लाख, तो सभी थोड़ी ना ऐसे ही बोलते हैं। अब अमेरिका वगैरह में देख लो या किसी और जो देश है उसमें क्या होता है, हर देश का अपना अपना ऐसे करने का, गिनने का तरीका अलग होता है। तो अब इसके होते हैं, एक होते हैं हमारी नेशनल सिस्टम। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ठीक है। एक होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल होता है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। तो क्या होता है, जैसे हम कोई भी नंबर लिखते हैं 9 8 6 5 3 6 3 2 1 0, ऐसे कोई भी एक नंबर लिख दिया आपने। तो नेशनल में क्या लिखते हैं हम, 1 10 100, फिर 0, फिर 2 के बाद कोमा लगती है, फिर दोबारा 2 के बाद 2 के बाद ऐसे लगती है। पर इंटरनेशनल में क्या लगती है, यही नंबर सेम ले लिया, 9 8 6 5 3 6 3 2 1 0 नंबर ले लिया आपने कोई भी। तो इसमें क्या होता है, पहले 3 के बाद लगी। इसमें क्या होता है, नेशनल में पहले 3 के बाद लगती है, बाद में हर एक में 2 के बाद कोमा लगती है। इसमें क्या होता है, इसमें हर एक में 3 के बाद कोमा लगती है, ठीक है। इसमें नेशनल में हम क्या कैसे लिखते हैं, नेशनल में 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ मिलियन, तो 10 करोड़ 100 करोड़, फिर ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। 100 करोड़, फिर 10 100 करोड़, 1000 करोड़, फिर ऐसे आ जाते हैं। बट इसमें इंटरनेशनल में क्या होता है, 1 10 100 1000 10,000, इसमें 10,000 तक तो सेम ही रहता है दोनों में, पर आगे क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। इसमें लाख आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है, इसमें 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन आ जाता है। तो ऐसे होते हैं, ठीक है। इसमें कैसे नेशनल में लिखते हैं, वंस, हिंदी बोलते हैं इकाई, फिर टेंस 2.5, 100 सैकड़ा, 1000 हजार, 10,000 10,000, लाख, हिंदी में लाख ही बोलेंगे, इंग्लिश में लाख, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, हिंदी में करोड़ ही बोलेंगे, 10 करोड़, 10 करोड़, फिर ऐसे ही चलता जाता है, ठीक है। 100 करोड़, फिर 1000 करोड़ आ जाते हैं, ऐसे ही चलते जाते हैं। बट इंटरनेशनल में क्या होता है, इंटरनेशनल में हम लिखते हैं क्या, 1 10 100, ये थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, इसको नोटिस मत करना, बस जो करना वो देखो, ठीक है। तो 1000 10,000 1
10,000 तक जो होता है दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। 10,000 तक क्या होगा, दोनों का सेम होगा। फिर आगे आएगा चीज 10,000 के बाद इसमें क्या आता है, लाख होता है, इसमें क्या आ जाता है 100,000 आ जाता है, 100,000। फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर आगे 100 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आगे बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, 100 बिलियन। बाकी आगे वैसे आता तो नहीं है पर फिर भी नॉलेज के लिए जान लो, आगे इसके आगे ट्रिलियन हो जाते हैं, ट्रिलियन, ठीक है। ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। अब इनको हिंदी में बोले तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। इनमें इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, करोड़, वो 100,000 और मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, ऐसे ही चलते जाते हैं, बिलियन, मिलियन। अब पहले इसके कुछ और बेसिक्स हैं, जैसे कि हम पहले पता लगाएंगे, हम बताएंगे किसके बारे में, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अगर आप नंबर सिस्टम कर रहे हो और अगर जो आपको ये बेसिक्स नहीं पता तो आप कर ही नहीं सकते नंबर सिस्टम वगैरह के क्वेश्चंस, तो पहले ये बेसिक्स जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम पता लगाएंगे नेचुरल नंबर्स, जिनको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 पर ऐसे ही आगे तक चलते जाते हैं, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। ये साइन क्या होता है, इन्फिनिटी का साइन होता है, ये याद रखना, ठीक है। इन्फिनिटी का साइन होता है इनफाइनाइट, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं अनंत, ठीक है, अनंत, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अनंत। फिर आगे नेचुरल नंबर्स के बाद क्या आ गया, होल नंबर्स, होल नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सेम सारे नेचुरल नंबर, बस इसमें क्या हो जाता है, जीरो ऐड हो जाती है, 0 1 2 3 4 और ऐसे ही इंफिनिटी तक, ठीक है। इसमें सारे होते हैं, बस 0 एक एक्स्ट्रा होता है। कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं पेपर में कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ होते हैं, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर्स है, एक से लेके सारे इंफिनिटी तक होल नंबर्स सारे हैं। बट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर थोड़ी ना है, 0 जो है वो नेचुरल नंबर थोड़ी ना है, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, बट सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना भाई इसके बाद, इस बात पे, सॉरी नेचुरल की स्पेलिंग गलत लिख दिया थोड़ी सी, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है भाई, इसमें नेचुरल नंबर जो है सारे के सारे होल नंबर है, क्यों है, क्योंकि एक से लेके सारे जितने भी इंफिनिटी तक है वे सारे होल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, अब सीधे सीधे एक डेफिनेशन है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हैव
ओनली टू फैक्टर्स, जिसके कोई केवल दो कारक होते हैं, मतलब कि केवल दो संख्याओं से वो विभाजित होता है जिनमें से एक हमेशा एक होता है, मतलब कि जिनमें से एक हमेशा क्या होता है, वन से हमेशा डिवाइड होता है। जैसे कि हम 2 ले लेते हैं, तो 2 के कितने फैक्टर्स है, 2। एक तो खुद 1 से डिवाइड होता है वो, और एक खुद से, मतलब कि 2 से डिवाइड होता है। 3 ले लिया हमने, तो 3 क्या 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। ऐसे ही 7 ले लिया, 5 ले लिया 1 से और खुद से, ठीक है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। 5 ले लिया, 5 1 से होता है और खुद से 5 से होता है। पर कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक क्या है, एक प्राइम नंबर है या नहीं है, एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो एक प्राइम नंबर नहीं है, वो केवल खुद की टेबल में आता है, क्योंकि अब हम बोल देते हैं कि जिसके 2 फैक्टर से ज़्यादा हो वो प्राइम नंबर, मतलब कंपोजिट होता है ना। हम क्या कह देते हैं कि जो खुद की टेबल में आता हो बस खाली, और किसी से डिवाइड ना होता वो, तो एक तो खुद की टेबल में आता है। पर हमेशा वो डेफिनेशन गलत होती है, जिसके केवल 2 फैक्टर हो वो प्राइम होते हैं, ठीक है। तो एक कभी भी प्राइम नहीं होता, क्योंकि एक का एक ही फैक्टर होता है, वो नंबर खुद, ठीक है। 2 3 5 7 11 ऐसे प्राइम नंबर चलते जाते हैं, ठीक है, आगे तक 13 17 19, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं समग्र संख्या, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब कि जिसके 2 से ज्यादा कारक हो, मतलब 2 से ज्यादा संख्याओं से जो विभाजित होता हो, वो क्या होता है, हमारा कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, जैसे 4 ले लिया हमने, 4 जो है वो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, और खुद की 4 की भी आता है। 8 ले लिया हमने, 8 1 के में भी आता है, 2 के में भी आता है, 4 के में भी आता है, और खुद की 8 की टेबल में भी आता है। 8 1 8 होता है ना। तो ये हमारे हो गए क्या, कंपोजिट नंबर। तो अब हमने पढ़ा था कि एक जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या एक जो है वो कंपोजिट नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। तो एक के तो एक ही फैक्टर है, 2 से ज्यादा नहीं है, तो एक क्या हो गया, हमारा कंपोजिट नंबर भी नहीं है। एक ना ही तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। फिर अच्छा, हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था। इसके बाद हम एक नंबर और पढ़ना भूल गए, वो था हमारा क्या, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में क्या होता है, नेचुरल नंबर आ गए, होल नंबर आ गए। होल नंबर क्या थे, 0 से लेके 1 2 3 4 और ऐसे आगे चलते हुए इंफिनिटी तक, ठीक है, ये थे। अब इंटीजर्स में क्या हो जाते हैं, सेम नंबर ये तो होते हैं ये सारे, इसमें और भी जुड़ जाते हैं क्या, -1 -2 -3 -4 और एंड तक -इंफिनिटी तक, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है। हिंदी में इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर। अब इंटीजर्स में ना कई टाइप्स होते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो गए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो गए, 0 से लेके इंफिनिटी तक के हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। फिर कई बार पूछ लेते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हो गए, तो नेगेटिव, सॉरी गलत बोल गया। तो कई बार क्या होता है इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स पूछ लेते हैं। तो पॉजिटिव कितने हो गए, 1 से लेके इंफिनिटी तक, और नेगेटिव कितने हो गए, -1 से लेके इंफिनिटी तक। 0 जो होता है वो ना ही तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव के पूछेंगे तो 1 से लेके इंफिनिटी तक, नेगेटिव पूछेंगे तो -1 से लेके इंफिनिटी तक।
अब कई बार पूछ लेते हैं नॉन पॉजिटिव, तो तुम सोचोगे कि नॉन पॉजिटिव है तो मतलब ये सारे नेगेटिव देने होंगे, पर वो क्या हो गया हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि नॉन पॉजिटिव में जीरो भी आ जाएगा, क्योंकि जीरो जो है वो पॉजिटिव नहीं है। तो अगर हमसे बोले जाए कि नॉन पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स बताओ, तो जीरो से लेके माइनस इंफिनिटी तक सारे क्या हो गए हमारे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ठीक है। और नॉन नेगेटिव बोला है तो नॉन नेगेटिव बोला है तो फिर जीरो से लेके इंफिनिटी तक, क्योंकि जीरो जो है वो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो गाइस इसके बाद हम करेंगे क्या, नंबर 6 पॉइंट क्या हमारा, इवन नंबर्स। इवन नंबर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये भी हम। इवन नंबर्स क्या होता है, सम संख्याएं। हिंदी में क्या बोलते हैं इवन नंबर्स को, सम संख्या। तो इवन नंबर्स क्या होती है हमारी, सम संख्या क्या होती है, जो दो से विभाजित हो, जो दो से विभाजित हो जाए, मतलब कि जो दो से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 2। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ही आगे तक चलते जाते हैं, ये हमारे क्या हो जाते हैं इवन नंबर्स, ठीक है। और फिर आ जाता है क्या, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स, ओड नंबर्स कौन से हो गए हमारी, विषम संख्याएं। ओड नंबर्स कौन से हो गए, विषम संख्या। ओड नंबर्स कौन से हो गए, जो 2 की टेबल में नहीं आते। तो 2 की टेबल में जो नहीं आते वो कौन से हो गए, 1, 3, 4, 6, 8, अरे क्या बोलते हैं, सॉरी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और ऐसे आगे तक चलते जाएंगे, ठीक है। फिर अच्छा, एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लेते हैं ज्यादातर इस चीज में से कि कोई एक ऐसा नंबर बताइए जो इवन है और प्राइम भी है। इवन है और प्राइम भी है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, उसके क्या होते हैं, हमेशा दो, केवल 2 फैक्टर होते हैं। पर जैसे हम कोई भी इवन नंबर ले, जैसे हमने कोई भी रैंडम इवन नंबर दे दिया 8, तो 8 के तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। एक से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है और 8 से खुद से भी होता है। तो ये तो प्राइम नहीं हो सकता, ये तो प्राइम हो ही नहीं सकता। ओड कभी प्राइम हो सकते हैं, इवन प्राइम नहीं हो सकते, ठीक है। और तो देखो 7 भी प्राइम है, 5 भी, 3 भी, ठीक है। पर इवन जो है, केवल एक नंबर ऐसा है इवन का जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो वो कौन सा नंबर है, ओनली 2। 2 इज द ओनली नंबर विच इज इवन एंड प्राइम, ठीक है। तो 2 के जो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक 2, वो 1 की टेबल में आता है और एक खुद की 2 की टेबल में होता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लेते हैं कि इवन एक 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ लेते हैं को प्राइम्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, को प्राइम, हिंदी में बोले तो सहभाज्य, सहअभाज्य, ठीक है। तो जैसे कि अब हम 2 नंबर ले लेते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं 2, 5, जिनका HCF क्या है, जिन 2 नंबर का HCF क्या है, 1 है, ठीक है। 3, 5 ले लिया, ठीक है। जिनका मतलब जिनमें कोई भी फैक्टर सेम ना हो, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, को प्राइम्स हो जाते हैं। जैसे 2, 3 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, 3, 4 ले लो। 4 इनमें से प्राइम नहीं है, 4 इनमें से प्राइम नहीं है, पर ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम है, क्योंकि इनका कोई भी HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। HCF 1 आ रहा है, 3 और 4 का HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इनके कॉमन फैक्टर 3 क्या होता है, 1 और 3 से डिवाइड होता है, 4 क्या होता है, 1, 2 और 4 से डिवाइड होता है। तो इन दोनों में बस खाली एक सेम है, तो HCF कितना आ गया, 1 आ गया। HCF 1 आ गया, तो जिनका HCF 1 आए वो हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के को प्राइम्स होते हैं, ठीक है। अब आगे हम करते हैं क्या, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या।
रेशनल नंबर से हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। these are इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, नोट कर दो आप। these are the numbers that can be expressed in the form of p by q, जो p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सके, जो p by q की फॉर्म में लिखे जा सके, where p and q, जहाँ पे p और q जो होंगे वो हमेशा आर इंटीजर्स, वो हमेशा क्या होंगे, इंटीजर होंगे। और जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, q हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, नीचे वाला, ठीक है। फिर एक आ जाता है इरेशनल नंबर्स। अभी हमने रेशनल नंबर पढ़ा, पहले रेशनल नंबर के एग्जांपल दे रहे कोई तो p बाई q के फॉर्म में दो लिखे जा सकते हैं, जैसे कि 1/2 हो गया, 1/2, 3/5, ये क्या हमारे p बाई q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं ना, बटे की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया, हमारे परिमेय संख्या होगी, ये प्राइम रेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलूँ 5, नंबर 5 दे रखा है, तो क्या ये रेशनल नंबर है, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो क्या ये रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ है। क्यों है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम हमेशा 1 मान लेते हैं, तो ये हो गया ना p बाई q की फॉर्म में, तो ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, जैसे 2.5 लिख दिया, 2.5 हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं, रेशनल नंबर है कि नहीं, तो इसका आंसर है हाँ है, क्योंकि पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लग गई, 0 लग गई। अब इसको काटा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, क्या बन गया ये हमारा 5/2। 5/2 क्या हमारा p बाई q की फॉर्म में है कि नहीं भाई, है, और ऊपर नीचे दोनों क्या है, इंटीजर है, तो 2.5 भी हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर है। फिर अब आगे हम करेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय हिंदी में बोलते हैं इसको अपरिमेय संख्या। तो सिंपल सी बात है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, परिमेय है, ये अपरिमेय है, नाम से ही पता चल रहा है, ये इसका जस्ट उल्टा होगा। इसमें क्या था, जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, इसमें क्या होगा, जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके। इसकी डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ, पर टाइम लगेगा, टाइम वो कर रहा है, वेस्ट कर रहा है खाम खा, तो सीधा सीधा लिख लो, दोज नंबर्स, द नंबर्स विच कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, द नंबर्स विच कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वो क्या हो गया, हमारे इरेशनल नंबर्स हो गए। इसका कोई एक एग्जांपल दूं तो जैसे √2 हो गया, √3 हो गया ये रूट वाले जो नंबर होते हैं, इनको कभी भी p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे इरेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है भाई। ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अपनी कैलकुलेशन को अच्छा बनाना है तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिविजिबल बाय 2, पता लगाने के लिए क्या, कि 2 से भाज्य है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अ नंबर इज divisible by 2, a number is divisible by 2 if once या फिर यूनिट डिजिट जो होती है उसकी 0, 2, 4, 8, 6 हो, ठीक है। मतलब कि मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, a number is
डिविजिबल बाय 2। एक नंबर 2 से डिविजिबल होगा कब? इफ इट्स वंस। वंस प्लेस कौन सी होगी हमारी? इकाई वाली प्लेस, ठीक है, वंस या फिर यूनिट, ठीक है। प्लेस, वंस प्लेस को एक और बोला जाता है यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, ठीक है। डिजिट इज 0 2 4 6 8। अगर जो हमारी लास्ट की डिजिट, जो नंबर दे रखा है उसके लास्ट की डिजिट अगर जो इन 5 में से कोई एक होगी, इन 5 में से कोई एक होगी, तो वह नंबर क्या होगा? हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। एक संख्या 2 से भाज्य होगी, 2 से भाज्य होगी कब? यदि आखिरी के अंक, यदि आखिर के अंक जो होंगे या तो 0 2 4 6 और 8, यदि आखिर का जो अंक होगा वो 0 2 4 6 8 में से कोई एक होगा तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। जैसे अब हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 5 8 5 3 2, ये नंबर हमने ले लिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 2 से डिवाइड होती है या नहीं? तो इसके अगर जो आखिरी में 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगी। 3 लगा दिया, अब इसके आखिरी में क्या है? 3, तो 3 क्या ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 3 है। अगर इसके हम लास्ट में लगा देते हैं 6, तो इसके लास्ट में क्या गया? इन 5 नंबर में से एक है, तो ये क्या हो गया हमारा? 2 से डिवाइड ये पूरा नंबर होगा, ठीक है। ऐसे ही अब हम करेंगे 3 का, ठीक है भाई, 3 का डिविजिबल बाय 3। तो 3 के में क्या हो जाता है? छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है। इसमें क्या होता है? नंबर जो होगा डिविजिबल 3 से जब होगा, जब उसके सारे डिजिट्स के जो सम जो होगा वो डिविजिबल होगा। मैं लिख देता हूँ एक बार आपको, आर नंबर लिखने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आर नंबर is divisible by 3। एक नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा? if sum of digits divisible by 3। तो क्या होगा? जब एक नंबर 3 से डिवाइड कब होगा? जब उस नंबर की जो सारी डिजिट्स का जो सम होगा जो वो 3 से डिवाइड हो, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ एक बार आपके लिए। एक संख्या संख्या 3 से भाज्य होगी यदि 3 से भाज्य होगी यदि इनसे कब डिवाइड होगी? सभी अंकों का योग, यदि सभी अंकों का योग 3 से भाज्य हो, सभी अंकों का योग 3 से भाज्य हो। तो एक संख्या 3 से भाज्य कब होगी? जब उसकी सभी संख्याओं का योग,
जब उसके सभी अंकों का योग 3 से भाज्य होगा। जैसे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं 5, 3, 1, 4, 6 और फिर हमने ले लिया 2। तो क्या ये 3 से डिवाइड होता? तो हमने ये ले लिया एक एग्जांपल। अब हम पता लगाएंगे इसको 3 से डिवाइड ये होता है कि नहीं। तो कैसे पता लगाएंगे हम? तो देखो लास्ट में 2 है, 2 से डिवाइड होता है, हमें पता चल गया। पर 3 से होता है कि नहीं, हम कैसे पता लगाएंगे? तो अब देखो सीधा सीधा है, ये 3 से डिवाइड होता है। क्यों होता है? 5 + 3 + 1 + 4 + 6 + 2। इन सब को हमने क्या किया, इसकी सारी डिजिट्स को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो 5, 3, 8 और 1 9, 4 13, 13 और 6 19 और 2 21। तो 21 3 के टेबल में आता है कि नहीं? तो 21 3 से डिवाइड होता है। हाँ होता है, 3 7 21। तो ये पूरा भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। इसको करने का और एक आसान तरीका देखते हैं, प्लस करना भी बड़ा हो जाएगा। तो और एक आसान देखते हैं। देखो 3 है तो पहले 3 काट लो, 6 है 6 भी होता है, काट लो, ठीक है। 2 और 1 3 कट गया, 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 भी 3 की टेबल में आता है तो कट गया। तो ये पूरे नंबर्स कट गए। तो क्या हो गया, ये हमारा 3 से डिवाइड होता है। बात खत्म, ठीक है। अब आगे हम करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट किसका, 4 का। डिविजिबल बाय 4। तो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये हम कैसे पता लगाएंगे? देखो इसके ना मैं PDF भी भेज दूंगा आपको। मेरा नंबर लिख लो आप यहाँ पे ऊपर, 9 6 5 0 4 2 6 7 5 8। इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको नोट्स का जो है PDF भेज दूंगा, इन नोट्स की, ठीक है। इन नोट्स की PDF बना के भेज दूंगा। अभी तो मैं खैर पूरी डेफिनेशन लिख नहीं रहा, पर उन PDF में पूरी डेफिनेशन लिख के बता दूंगा आपको, ठीक है। तो 4 से हम पता लगाने के लिए क्या करेंगे? जैसे हमने देखा था कि इसमें लास्ट के एक डिजिट 0 2 4 6 8 हो, तो वो नंबर डिवाइड होगा 4 से। पर 4 में क्या हो जाता है, लास्ट की 2 डिजिट, अगर जो लास्ट की 2 डिजिट 00 04 08, मतलब कि लास्ट की 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है, जैसे 48 52, अगर जो लास्ट की 2 डिजिट का जो नंबर बन रहा है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। जैसे कि अब हम एक नंबर ले लेते हैं, ऊपर वाला ले लेते हैं 5 3 1 4 6 2। तो क्या ये 4 से डिवाइड होता है? तो ये 4 से डिवाइड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 62 जो होता है वो हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। 62 हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। और इसी की जगह पे अब अगर जो हम 60 कर देते तो ये 4 से डिवाइड हो जाता, या 64 कर देते तो भी 4 से डिवाइड हो जाता है ये पूरा नंबर, ठीक है। 5 3 1 4 6 4, ये हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि 64 जो है हमारा 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। फिर आ गया डिविजिबिलिटी टेस्ट किसका, 5 का, बाय 5, ठीक है भाई। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 से कैसे हम क्या करेंगे? तो 5 की तो बहुत ज़्यादा इजी है। अगर जो लास्ट का नंबर, जैसे इसमें लास्ट का नंबर 0 2 4 6 8 था, इसमें तो 5 5 नंबर हो गए, पर 5 का बहुत ज़्यादा आसान है। 5 में क्या होगा, अगर जो लास्ट का नंबर 0 हो या फिर 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होगा, वरना नहीं, ठीक है भाई। अब जैसे आगे पहले इसको मिटा देते हैं। अब हम आगे करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6। तो 6 से कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं, हमें पता लगाने का इसी तरीका।
तो देखो हम जैसे कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने पीछे वाले नंबर लिए थे 5 1 3 6 2, ऐसे कोई एक नंबर ले लिया हमने ये, ठीक है, ये हमने नंबर ले लिया। अब ये 3 से डिवाइड होता है, हमने पता लगा लिया था पीछे। एक मिनट, कुछ 1, ठीक है। अब हमने पता लगा दिया था पीछे ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि 5 और 1 6 कट गया, 6 सीधा ही कट गया, 3 और 1 वो 2 और 1 3 कट गया और 3 कट गया। 3 और 6 तो पहले ही कट गए थे, 3 और 6 तो पहले ही कट गए थे। 5 और 1 6 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, तो सीधा सीधा ये भी कट गए। तो 3 से डिवाइड होता है। अब 2 से भी डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या हमारी 2 है, तो 2 से भी डिवाइड होता है। पर हमें पता लगाना है किसका? 6 का। तो जो नंबर हमेशा 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, जो नंबर हमेशा दोनों से डिवाइड हो, वो हमेशा 6 से भी डिवाइड होगा। ये पता लगाने का इसका इजी तरीका है। 6 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब वो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, दोनों से डिवाइड हो, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा? 6 से भी डिवाइड होगा हमेशा, ठीक है। अब 6 के बाद आ जाते हैं हम 8 पे, ठीक है जी भाई। अब 8 का भी देखो बाय 8। अब देखो भाई, इसका ना एक इजी सा तरीका बताता हूं तुम्हें। हमने क्या पढ़ा था? 2 में क्या किया था हमने? लास्ट की एक डिजिट देखी, ठीक है भाई। अब 4 में क्या किया हमने? लास्ट की 2 डिजिट देखी हमने कि 4 से डिवाइड होती है कि नहीं। तो इसमें कितनी बार 2 था? एक बारी। इसमें क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2, तो मतलब कि कितनी बार 2 आ गया? 2 बारी। इसमें 8 में क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो मतलब कितनी बार 2 है? 3 बारी। तो इसमें लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे। लास्ट की अगर जो 3 डिजिट 8 से 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है, वो अगर जो 8 से डिवाइड होगा, लास्ट की 3 डिजिट का नंबर जो है वो 8 से डिवाइड होगा, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे अगर जो हम देखें तो 16 का भी ऐसे ही हो गया। 16 में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बारी 2 है, तो इसमें लास्ट की 4 डिजिट देख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही होता है सिंपल याद करने का तरीका। बाकी 8 का तो आप वैसे भी देख सकते हो, बट फिर भी आसान कैलकुलेशन के लिए हम ये तरीका अपना लेते हैं, अगर जो कोई नंबर ज़्यादा ही बड़ा हो जाए तो, ठीक है। 9 में, अब 9 में क्या आ गया? 9 में देखो ये सारे ना पिछले वालों से ही जुड़े होते हैं। मेन जो होते हैं वो शुरू के होते हैं, बाकी सारे पिछले वालों की तरह ही जुड़े होते हैं। जैसे कि अब हमने 3 का किया था, 3 में हमने क्या किया था? सारी डिजिट्स का सम अगर जो 3 से डिवाइड होते, जैसे कि 3 5 1 6 3, हमने एक नंबर ले लिया। अब ये 3 से तो डिवाइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि 5 और 1 6, और 6 12, 12 और 6 18, तो ये 3 से तो डिवाइड होता है। हमने कैसे पता लगाया? क्योंकि सारे डिजिट्स का सम क्या हो गया हमारा? 18 हो गया। 9 में क्या हो जाएगा? 9 में सारी डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, तो 9 से डिवाइड होना चाहिए। सारी डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। 3 में 3 से डिवाइड होना चाहिए, 9 में 9 से होना चाहिए। ऐसे ही 27 में 27 से होना चाहिए, ठीक है। सिंपल तरीके होते हैं इनके बिल्कुल। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6, 6 दूनी 12, और 3 और 3 और जोड़ दिए, 6 दिए 18, तो सम क्या आ रहा है इसका? 18। तो क्या हो रहा है? ये 9 18 जो है 9 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा भी 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये पूरा भी 9 से डिवाइड होगा। अब आगे हम चल लेते हैं 10 से, बाय 10। तो 10 का तो सिंपल है, जिसके लास्ट में 0 आए वो हमेशा क्या होगा? 10 से डिवाइड होगा। जो नंबर जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, जैसे कि कुछ भी हमने लिख दिया 8 3 4 8 3 2 4 5 3 2, लास्ट में अगर 0 आ गया तो वो हमेशा 10 से डिवाइड होगा। अगर जो लास्ट में 0 नहीं है तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है भाई। ऐसे ही हम क्या करेंगे? अब आ गया 11, तो 11 से डिवाइड होने का। भाई देखो इम्पोर्टेंट है ये, बहुत याद करने में दिक्कत आती है। तो 11 का हम क्या करते हैं? इसका क्या होता है? इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। आ नंबर
a number is divisible by 11 if, कब होगा, the difference between the sum of digits at odd places and sum of digits at even places is 0 or divisible by 11। देखो डेफिनेशन से आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक संख्या 11 से भाज्य होगी यदि उस संख्या के सम संख्या के योग और विषम संख्या के अंकों के योग जो होंगे उनका अंतर जो होगा या तो 0 होगा या 11 से भाज्य होगा। मतलब कि जैसे हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3, 2, 5 और 6, 3, 5 कोई भी ऐसे एक नंबर ले लिया, ठीक है भाई। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो 11 से डिवाइड है कि नहीं? तो उसका पता लगाने का तरीका है, जो डिजिट्स हैं पहले हम ओड नंबर की, मतलब एक छोड़ के एक डिजिट ले लेते हैं। 3, 5, 3 ले ली हुई, तो 3 + 5 + 3 कितना आ गया? 5 और 3 8, 8 और 3 11 आ गया भाई, 11 आ गया। अब हमने क्या किया, जो नंबर बच गए थे वे वाले लिए 5, 6 और 2, 5, 6 और 2, तो 5 और 6 11, 11 और 2 13, तो 13 में से 11 गए, कितने आ गया हमारा? 2। अगर जो 2 आ रहे हैं तो फिर ये नंबर क्या हुआ, हमेशा वो हमारा 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर जो हम यहाँ पे 5 की जगह पे अगर हम 3 लिखें, ठीक है भाई, तो क्या हो गया, यहाँ पे 5 की जगह पे 3 कर दिया हमने, तो इसमें क्या आ गया, प्लस क्या आ गया 11, तो दोनों का डिफरेंस 11 में से 11 गए 0, तो ये नंबर हमारा क्या हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है। अब इसमें हम क्या करें, चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, 5 यहाँ पे 5 ही रहने दिया, अब हमने यहाँ पे 3 की जगह पे क्या कर दिया, यहाँ पे 3 की जगह पे 5 कर दिया, तो 3 की जगह 5 कर दिया। अब यहाँ पे तो क्या था, अब इसका भी सम 13 आ रहा है, इसका भी सम 13 आ रहा है, तो फिर से 13 - 13 क्या हो गया 0, तो ये नंबर भी क्या हो रहा है 11 से डिवाइड हो रहा है। हमें एक छोड़ के एक लेना है, पहले ये वाले ले लिए, एक छोड़ के एक, फिर जो बच गए वो वाले ले लिए, ठीक है। पहले एक छोड़ के एक ले लो और फिर बाद में जो बच गए वे वाले ले दो, और तो ऊपर वाले और नीचे वाले को प्लस करके जो आंसर आए वे लिख दिए। अब उन दोनों को माइनस करके या तो 0 आना चाहिए या 11 या 22 या मतलब कुछ भी आए जो 11 से डिवाइड होता हो, ऐसा डिफरेंस आना चाहिए, तो वो हमेशा नंबर क्या होगा 11 से डिवाइड होगा, ठीक है भाई। इसी के साथ हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं वो खत्म हो गया, ठीक है भाई। अब आगे करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन बाय शॉर्टकट मेथड्स, मतलब ये मल्टीप्लाई करने के जो है वो शॉर्टकट मेथड्स करेंगे थोड़े से, ठीक है। तो क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं, a मल्टीप्लाई b प्लस c, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको लिखने का तरीका हो गया, जैसे कि हमें कोई सॉरी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a मल्टीप्लाई b प्लस b मल्टीप्लाई c, ऐसे करेंगे। तो जैसे कोई एक नंबर बता देता हूँ मैं, जैसे कि हमें दे दिया 100 प्लस 5 गुणा, यहाँ पे दे दिया हमने क्या 7 दे दिया, ठीक है। तो अब देखो, पहले अगर जो इसको सिंपल करोगे तो 105 गुणा 7,
फिर मल्टीप्लाई करते रह जाओगे, ऐसे तो आप मतलब दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा। 105 मल्टीप्लाई 7 35 7 टाइम लग रहा है मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका क्या है, पहले 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 700 लिख दो, और फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया 35। मतलब कि जो बाहर वाला नंबर है उसको एक बार इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों को प्लस करके 735 आंसर आ गया, ठीक है भाई। ये इसमें देखने में तुम्हें लग रहा है कि दोनों में सेम टाइम लग रहा है, पर काफ़ी बार जो होता है बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन बड़े क्वेश्चन में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही एक और तरीका बता देता हूँ मैं, a मल्टीप्लाई b माइनस सी का। इसमें क्या होता है, a मल्टीप्लाई b माइनस b मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, a मल्टीप्लाई c, ठीक है। पहले a को b से मल्टीप्लाई करो और a को फिर c से करो, एक बार a को b से करो, एक बार a को c से करो। अच्छा, मैं इसका एक आसान सा एग्जांपल दे देता हूँ तुमको करने के लिए, ठीक है। तुम सोचोगे कि हाई, अब थोड़ा सा मेरे लगा कि हाँ ये तरीका काम आता है। तो क्या एक नंबर ले लिया हमने, 5 6 7 9 5 8 नंबर ले लिया, ठीक है। फिर अंदर दे रखा क्या, 9 9 9 9 9, ठीक है। अब इसको करके दिखाओ कैसे करोगे। अब तुम बोलोगे इसको प्लस माइनस की फॉर्म में तो दे ही नहीं रखा अंदर वाले को, तो दे रखा है, क्यों नहीं दे रखा भाई, अगर तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दे रखा है। इसको हम 99999 को लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं भाई, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लाख में से अगर जो 1 घटाओगे तो 99,999 बन जाएगा, ठीक है भाई। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 6 7 5 8 से करना है। तो सिंपल सा है भाई, 5 6 7 5 8 लिख दिया, और पीछे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर एक बारी इससे, पीछे 5 बारी 0 लगा दिया, ठीक है भाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो सीधा सीधा नंबर लिख के पीछे, इसके पीछे जितनी 0 है उतनी 0 इसमें लगा दी। अब इसमें से माइनस करना है क्या, 8 5 7 6 5, इसमें 2 बच गए, 9 में से 5 गए 4, 7 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 3, वो 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पे 7 5 7 6 5, ये आंसर आ गया। अब इसमें ज़्यादा टाइम लगा या पूरा मल्टीप्लाई करते उसमें ज़्यादा टाइम लगता, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ये करने में इजी हुआ। तो ऐसी ऐसी जगहों पे ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये फॉर्मूलाज क्या होते हैं, काम आते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, एक और ट्रिक बता देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन बाय अ नंबर whose पावर 5 की पावर n में हो जाए। मतलब कि जैसे कि अब हम देखते हैं क्या, एक नंबर दे दिया हमको 9 7 5 4 3 6, ये नंबर है। इसको अब हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 की पावर 4 से, ठीक है, 5 की पावर 4 से, मतलब कि सीधा सीधा बोलो तो 625 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 625 क्या होता है, 5 की पावर 4 होती है। अब आप इसको सीधा करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर वैसे अगर जो करोगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये 9 7 5 4 3 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 लिख रखा है, हमें सीधा सीधा पता है। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, पर आपको अगर सीधा सीधा पता है कि 5 की पावर 4 है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इसको हटाएंगे पूरे को। 5 की पावर 4 थी तो पीछे 4 0 लगा दी, पीछे 4 0 लगा दी, डिवाइड कर दिया हमने क्या, 2 की पावर कितनी लिखना है, 5 की पावर 4 थी तो नीचे 2 की पावर 4 लिख दी, और 2 की पावर 4 कितना होता है हमारा, 2 की पावर 4 होता है हमारा 16, और सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इसका 6 0 9 6 4 7 5 0, ये हमारा क्या आ गया, डिवाइड करके सीधा सीधा आंसर, ठीक है भाई। तो ये होती है इनकी शॉर्ट ट्रिक्स होती है। बाकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रिक्स जो होते हैं पेपर में ज़्यादा काम नहीं आती, ट्रिक्स एक आधी ही काम आती है। ज़्यादा ट्रिक्स के चक्कर में पड़ोगे तो आप पेपर में जाके ट्रिक भूल गए तो अच्छी बात नहीं है, फिर वो क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ जाएगा। कभी भी ट्रिक के भरोसे मत जाओ, हमेशा अपनी तुम्हें जो मेन चीज़ होती है वो बेसिक्स आनी चाहिए, ठीक है। बेसिक्स आए बिना कुछ आगे कुछ किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं है।
ठीक है, बेसिक फॉर्मूलाज बता देता हूँ मैं आपको कुछ। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपको जरूर याद होने चाहिए। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है भाई। फिर सेकंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें प्लस था इसमें माइनस था, ठीक है भाई। फिर तीसरा a प्लस बी, इसमें क्या है का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो क्या हो गया, सीधा सीधा 4ab आ गया। हमने ऊपर वाले में से नीचे वाला फॉर्मूला क्या कर दिया, हमने माइनस कर दिया। कई क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है 4ab, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और ये माइनस का साइन है बीच में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2ab और 2ab कितना हो गया 4ab, ठीक है भाई। अब बोलो तो सोल्व करके दिखा दूंगा। जिसको समझ में ना आया हो ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना मेरे को, मैं उसको सोल्व करके दूंगा, ठीक है भाई। अब आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें माइनस किया था, अब हम नीचे क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो प्लस करके क्या आंसर आएगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। इसमें 2ab से 2ab कट जाएगा। फिर फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो पहले हमेशा ने ये मैं बता देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये जिनके आगे मैं ये लाइन सी लगा रहा हूँ, ये वाले फॉर्मूले तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो याद होने ही होने चाहिए आपको, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी, सिंपल, ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। नंबर 6, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे तो मैंने जो बताए सारे, मतलब इन दो, ये दो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये भी है, पर बाकी ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी तो सारे ही इम्पोर्टेंट है जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c, ठीक है भाई। फिर आगे 7th फॉर्मूला आ गया कौन सा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस a, ठीक है भाई। फिर 8वां a क्यूब माइनस बी, इसमें क्या आ गया, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। फिर 9वां a क्यूब प्लस, ज़्यादा नहीं बस 9-10 फॉर्मूला इसके, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। भाई ये फॉर्मूले ज़रूर याद कर लेना, इनके बिना कुछ नहीं है, ठीक है भाई।
तो ये चैप्टर बिल्कुल नहीं कर सकते आप इनके बिना, और ये चैप्टर नहीं आगे भी बहुत चैप्टर में काम आते हैं क्वेश्चन। तो a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है भाई, अब एक लास्ट टेंस लो, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो हमेशा देन a स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब हमेशा क्या होगा 3ab के इक्वल होगा। अब ऐसा क्यों होगा? तो देखो सिंपल सी बात ये है, a प्लस बी प्लस सी क्या है 0 है, तो इसकी जगह पे हम 0 रख देंगे, तो 0 से अगर जो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये क्या यहाँ पे माइनस का यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या हो जाएगा 3abc के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई कुल मिला के वैसे तो 9 फॉर्मूले हैं, 10 फॉर्मूले हैं, पर 10 में से ये इस पे इसके भरोसे है पूरा। ठीक है, और ये दोनों इन दोनों के भरोसे है। तो कुल मिला के मैंने आपको 7 फॉर्मूले करवाए हैं, ये जरूर याद कर लेना भाई। ठीक है, एक डिवीजन एल्गोरिथम और है, वो और याद कर लेना। उसमें क्या होता है 11 यूक्लिड एल्गोरिथम भी बोलते हैं इसको, डिवीजन एल्गोरिथम और एक बोलते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा यूक्लिड। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू होता है क्या डिविजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एक इसमें आगे एपी और जीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है, जिसको बोलते हैं अंकगणितीय प्रगति और एक ज्यामितीय प्रगति। ठीक है, तो दोनों को क्या अगर जो पढ़ाना हो तो आप बता देना, वरना कराना हो तो अगली उसमें वीडियो में करा दूंगा आपको, और ना कराना तो वो बता देना, आप अपने सिलेबस के हिसाब से बता देना, मैं फिर आपको करवा दूंगा। ठीक है भाई।